चलो भाई, तो बच्चों आज हम केमिस्ट्री में अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। छोटा सा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग भी है और न्यूमेरिकल पोर्शन भी इससे क्या होता है अच्छा खासा है। ठीक है, तो अभी तक हम फिजिकल के कितने चैप्टर देख चुके भैया? एक तो हमारा शायद मोल कॉन्सेप्ट हो गया, अरे मोल कॉन्सेप्ट हो गया ना, सॉल्यूशन वाला चैप्टर भी हमारा हो गया ना, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, सॉल्यूशन हो गया और तीसरा रेडॉक्स भी हमने कर लिया। एंड फोर्थ वन क्या है बेटा? हमारा अगला चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, इसके बाद में ज्यादा चैप्टर बचे नहीं है, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आपका एक चैप्टर और रहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये रह गए, चार अधिक फिजिकल हमारी हो गई है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं भैया अपना केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। और केमिकल काइनेटिक्स का जो हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है जी केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है भाई चैप्टर का? केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा ध्यान सुनिएगा, देखो केमिकल वर्ड किसके लिए आता है? ये केमिकल रिएक्शन के लिए आता है। अरे भाई बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? और काइनेटिक्स वर्ड किसके लिए आता है? काइनेटिक्स वर्ड आता है बेसिकली मूवमेंट के लिए। किसके लिए आता है? मूवमेंट के लिए, स्पीड के लिए, रेट के लिए। समझ में आ रही बात? केमिस्ट्री में रेट का मतलब बेसिकली क्या होता है? स्पीड से होता है कि कितनी तेज रिएक्शन वहां पर हो रही है। तो वो ब्रांच ऑफ साइंस जो क्या डील कर रही है? केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में, उसके मूवमेंट के बारे में, उसके रेट के बारे में स्टडी करती है बेटा। उसको हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हुए नजर आते हैं। अब एक चीज एनसीईआरटी ने आपकी मेंशन की हुई है, वो ये कि बेटा एक ब्रांच और होती है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बताएगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। थर्मोडायनेमिक्स क्या बताएगा? कि केमिकल रिएक्शन कोई भी होगी या नहीं होगी। और जो आपका ये है केमिकल काइनेटिक्स से ये बताएगा कि जो रिएक्शन हो रही है वो किस स्पीड से होगी। फर्क समझ में आ गया ना? तो ये चीज दोनों आपको क्या रखनी है भाई? ये चीज दोनों आपको यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिएगा, तो रेट के हिसाब से स्पीड के टाइप पर, स्पीड के बिहाफ पर हमारी केमिकल रिएक्शन कितना टाइप की होती है बेटा? 3 टाइप की। एक रिएक्शन ऐसी जो बहुत तेज हो जाती है, पलक झपकते के साथ में हो जाती है। एक रिएक्शन ऐसी है जिसे होने में बहुत लंबा समय लगता है, कुछ दिन का, कुछ महीनों का और कभी कभी तो कुछ साल का भी समय लग सकता है। समझ में आ रही बात? और एक रिएक्शन ऐसी है जो मॉडरेट टाइम पीरियड में पूरी हो रही, जो फाइनाइट टाइम में पूरी हो रही, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इतने टाइम में रिएक्शन क्या हो पा रही? पूरी हो पा रही। समझ में आ रही बात? तो ये जो आपका वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन है ये बहुत कम, यानी 1 सेकंड से भी कम में रिएक्शन पूरी हो जाती है। समझ में आ रही बात? 1 सेकंड से भी पहले, लेस देन ए पिको सेकंड, पिको सेकंड से भी कम आपका क्या हो जाएगी? ये रिएक्शन हो जाती है बेटा कंप्लीट। जैसे कि एसिड और बेस का न्यूट्रिशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉरी। समझ में आ रही बात? आपने सुना होगा इनोकाइड आता है, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। नहीं सुना? इनोकाइड आता है ना, इनोलो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। क्यों? क्योंकि आपके वो इनो एक बेस है, आपके स्टमक के अंदर एसिड का सिक्रीशन रह रहा होता है, तो एसिडिटी ओवर एसिड हो निकलता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम है। तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंडों में क्या होता है बेटा? आपके रिएक्शन क्या होती है? पलक झपकते के साथ ही कंप्लीट होती है। वेरी स्लो रिएक्शन हो गई कि भैया जैसे आपका घर की छत पर आपके लोहा पड़ा और लोहे में पड़े पड़े जंग लग गया। क्या लोहे में जंग 1 दिन 2 दिन में लगेगा? क्या आगे? नहीं, कई साल तक जाकर लगता है, महीनों में, सालों में जाकर के लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने अब लोहा डाला 2 घंटे बाद देखा तो अरे लोहे पे तो रस्टिंग हो गया। नहीं भाई, समझ में आ रही बात? आपने कॉपर के बर्तन देखे होंगे, हरे हो जाते हैं कॉपर के बर्तन, कॉपर के कंटेनर होते हैं वे हरे पड़ जाते हैं। चांदी आपकी काली पड़ जाती है समय के साथ। ठीक है, घर में चांदी रखी हुई है, थोड़े टाइम के बाद में क्या हो जाएगी? धीरे धीरे वो काली हो जाती है। तो क्या काली ऐसी है कि आज तुम मार्केट से परचेज करके लाए चांदी को लेकिन रखी भी है तो भैया आप वो मतलब शाम को तुमने देखा अरे चांदी तो काली हो गई? ऐसा तो नहीं होता ना, उसे टाइम लगता है ना। समझ में आ रही बात? तो ये रिएक्शन क्या हो गई? ये रिएक्शन हो गई आपके वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भैया? वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जो पिको सेकंड से भी कम समय में क्या होती है बेटा? पूरी होती है। एग्जांपल हो गया इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आयन एक्सचेंज रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात? यूजुअली, सारी प्रेसिपिटेशन नहीं लेकिन यूजुअली आपकी रिएक्शन कैसी होंगी? वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन आपके होती हुई नजर आएंगी। सेकंड आता है आपका वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन जो टाइम लेती है काफी लंबा समय, और जैसे कि आपका कुछ दिनों का, कुछ महीनों का और कभी कभी कुछ सालों का भी। जैसे आयरन पे रस्ट का लगना, कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर की फॉर्मेशन आना,
ब्लैक लेयर की फॉर्मेशन किसके ऊपर आ गई भैया, सिल्वर की। किसकी वजह से आती है, Ag2S सिल्वर सल्फाइड की वजह से आती है। कोरोजन का होना, कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट, डायमंड थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है, ग्रेफाइट, लेकिन वो थोड़ा टाइम क्या होता है, कई सालों का होता है। समझ में आ रही बात आपको, इतना ज्यादा स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपके वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन है। तो मुझे एक बात बताओ कि जो रिएक्शन पलक झपकते के साथ में ही हो रही, उनसे भी पहले हो जा रही है, और जो रिएक्शन को होने में बहुत लंबा समय लग रहा है, क्या उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना, उसकी स्पीड को जानकारी करना समझदारी होगी? आंसर है नहीं। समझ में आ रही बात, आंसर क्या है, नहीं। भैया अगर आप स्पीड को एनालाइज करेंगे कि डायमंड से ग्रेफाइट कितने साल में कन्वर्ट हो रहा है, कितनी आपकी कई पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी, लेकिन आप ये नहीं कन्वर्ट चेक कर पाओगे कि ग्रेफाइट को, डायमंड को कन्वर्ट होने में ग्रेफाइट में कितना समय लग रहा है। ठीक है, पता लग चुका है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाओगे ना। अगर आप देखने लोगे भाई डेली कितना डिकम्पोजिशन हो रहा है, नहीं बता पाओगे भाई। समझ में आ रही बात है, इतना ज्यादा स्लो है, इतना ज्यादा स्लो है, बहुत ही ज्यादा स्लो है। ठीक है, पलक झपकते के साथ में ही आप स्पीड को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या है जो रेट है रिएक्शन की, कौन सी रिएक्शन, जो वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन है, और कौन सी है जो वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन है, उनकी रेट बोले तो स्पीड को हम क्या नहीं कर पाएंगे भाई, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात आपके है बेटा? रस्टिंग में तो एक कोरोजन बेटा एक बड़ा प्रोसेस है, आरिवा समय। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ पार्ट ऑफ कोरोजन बेसिकली। अगर हम देखें तो रस्टिंग में तो डायरेक्ट सीधा सीधा जंग लगा, आप कोरोजन में वो खराब होने लगेगा, गलने लगेगा, पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर आती है, कोरोजन के अंदर आती है। ठीक है भाई, क्लियर है, चलिएगा। उसके अलावा हालांकि कुछ लोग सिनोनिम्स के तौर पर भी यूज करते हैं, लेकिन कोरोजन एक बड़ा प्रोसेस है भाई रस्टिंग ऑफ आयरन से। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे के सारे जो प्रोसेस पढ़े ना तुमने, सिल्वर का ब्लैक होना, ग्रीन लेयर का, सब कोरोजन ही है। कोरोजन का मतलब है खराब कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। रस्टिंग में तो जस्ट रस्ट लगा, जंग लगा। क्यों लगा? जो तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड होता है वो हाइड्रेट हो गया, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को ऑब्टेन करके वो रस्ट बन गया। अब वो रस्ट जो सड़ा रहा है लोहे को, जो गला रहा है, कमजोर कर रहा है, उसे कोरोजन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? खैर, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन की खूबी क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है बेसिकली। समझ में आ रही बात? इनकी रेट को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये आपका एस्टर है, पानी से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की हमको फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है? तो ये हमारे क्या है, हमारे मॉडरेट केमिकल रिएक्शन है। चलिए अब हम चलते हैं, बेसिकली यहां से हमारा असली टॉपिक शुरू होता है। और टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? टॉपिक का नाम है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या नाम है भैया? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो बेटा, सिंपल सा फंडा क्या है कि रेट का मतलब क्या है, ऐसे समझिएगा। देखो, आप यहां से मुजफ्फरनगर के, मान लो मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि आप भैया मुजफ्फरनगर के, आपकी स्पीड क्या थी, तो आप क्या बोलोगे? मान लो 60 किलोमीटर। वो आप बोलोगे सर स्पीड मेरी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। समझना मेरी बात? इसका मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तुमने कितनी डिस्टेंस चली, यही तो मतलब आ गया। क्या तुम पूरे सेशन में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कांस्टेंट चले गया? नहीं भाई, कहीं पर जाम भी लगा होगा, 0 भी आई होगी, 80 भी भगाई होगी, लोंडे लपाटे हो, नया खून है, 100 भी भगा दी होगी, कहीं को कट भी मारा होगा, कहीं पर रुक के भी खड़ा होना पड़ा होगा। समझ में आ रही बात आपको? तो कहीं से, लेकिन एवरेज जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? वो आया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसका मतलब जब भी आप रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि भैया जी आपने कितने टाइम में कितना चेंज किया। समझ में आ रही बात? आपने कितने टाइम में कितना चेंज किया। केमिस्ट्री के अंदर क्या चेंज हो रही होती है? केमिस्ट्री के अंदर चेंज हो रही होती है मतलब किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल आप देखिएगा, आप चाय बनाने गए, समझ में आ रही बात? चाय बनाने के लिए आपने दूध लिया, चीनी ली, चाय की पत्तियां ली, ये कच्चे रॉ मटेरियल है, आपने उसके अंदर डाला। जब आपने डाला, अभी तक आपने गैस चालू नहीं किया, तो बताओ कितनी चाय बनी? 0। कितना दूध है उसके अंदर? जितना तुमने डाला। कितनी चीनी है? जितनी तुमने डाली। कितनी उसके अंदर पत्ती है? जितनी आपने डाली। अब धीरे धीरे आपने टाइम लगाया, उसे टेम्परेचर देने लगे, टेम्परेचर देने लगे। क्या दूध की क्वांटिटी घटती चली जाएगी? क्या घटती चली जाएगी? क्या चाय की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी? क्या? तो क्या हो रहा है कि चेंज हो रही है। किसमें चेंज हो रहा? कॉन्सेंट्रेशन में। किसकी कॉन्सेंट्रेशन में? सर या तो दूध घटेगा या फिर चाय की पत्ती क्या होगी? बढ़ेगी, चाय बढ़ेगी। सॉरी, समझ में आ रही बात आपको? तो यही तो मैं कह रहा हूं कि किसी भी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा है भाई, अगर चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ में जो बदलाव निकल के आ रहा है, उसी मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ROR मेरा क्या है? बेसिकली ROR है बेटा मेरा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्या है भैया? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू
टाइम। अरे भाई बोलो, समझ मारी कि नहीं आ रही बात। और यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम यूज करते हैं बेटा, वो करते हैं मोलैरिटी। क्या यूज करेंगे भाई? मोलैरिटी। और मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है बेटा मोल पर लीटर। अबे होगी कि नहीं होगी? तो इसीलिए अगर मैं यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की मैं बात करता हूं, तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होना तो यूनिट तो कॉन्सेंट्रेशन की मानी जाएगी। तो क्या होगी? वो मोल पर लीटर। और टाइम आपका क्या हो गया? टाइम आपका सेकंड हो गया। समझ में आ रही बात? तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? इसकी यूनिट बन जाएगी मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, या फिर मोल पर लीटर पर सेकंड के नाम से भी हम इसको क्या करेंगे? जानेंगे। ये रही आपकी क्या भैया? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। समझ में आ रही भैया बात आपके? अरे बोलो, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि या तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। भाई आपने दूध डाला ना चाय बनाने के लिए, अब ऐसा थोड़ा ना कि चाय बनने के बाद भी दूध मौजूद रहेगा, नहीं ना। दूध लगातार कम होता चला जाएगा, चाय लगातार बढ़ती चली जाएगी, या फिर इंक्रीज होगा किसकी कॉन्सेंट्रेशन में? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में। समय के साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन में घटोतरी हो रही है किसके? रिएक्टेंट के, तो वो भी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। और जितनी तेजी से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, सेम स्पीड से कॉन्सेंट्रेशन किसकी बढ़ेगी भाई? प्रोडक्ट की भी तो बढ़ती हुई नजर आएगी। ये सब क्या है? ये सब रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं एक और डेफिनेशन यहां पर दे सकता हूं सर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है मेरा? कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्या है भैया? इसे यहां से अगर मैं हटा दूं, एक सेकंड हो जाइएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेंगे बेटा हम यहां पर लेंगे डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्या लेंगे भैया? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोला भाई मैंने? या तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या करो? घटा दो, विद रेस्पेक्ट टू क्या? टाइम कर दो। समझ में आ रही बात? या फिर क्या है भैया? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। भाई समझी क्या बात आपने? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात? किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही बात? अब एक रिएक्शन है, मान लो हमारी क्या है? ए से बी की तरफ को जा रही, तो या तो इसके लिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखने लगूं, क्या लिखा जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। हाँ या ना? अरे भाई बोलो भाई। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, हाँ या ना? और विद रेस्पेक्ट टू क्या आ गया? टाइम आ गया। या फिर क्या लिखूंगा मैं? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? लगातार यहां पर बढ़ेगी। किसके रेस्पेक्टिव भाई? टाइम के रेस्पेक्टिव। बोलो भाई, यहां तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब ध्यान सुनिएगा, एक एग्जांपल देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मान लो एक केमिकल रिएक्शन है आपकी, ठीक है? आगे है क्या कहीं? चलिएगा, यहां तक बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। एक होती है हमारी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होती है हमारी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है? एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब है कि इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, कितना टाइम लगा, उसके रेशियो को हम क्या बोल देंगे? एवरेज। इंस्टेंट का मतलब क्या है? कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर क्या थी। मैंने तुमसे बोला तुम यहां से कहां तक गए, मुजफ्फरनगर गए, किस स्पीड से गए, तो तुम अपना एवरेज बताओगे? नहीं बताओगे। कहीं तुमने बढ़ाया होगा, कहीं घटा होगा। इनिशियल क्या टाइम था आपका, फाइनल क्या टाइम था। मान लो आपने क्या किया, आपने मान लो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहां से वहां तक। ध्यान सुनना, कितने किलोमीटर की है? 30 किलोमीटर की। आप यहां से चले 12 बजे। कितने पे चले? 12 बजे। आप वहां पर पहुंचे 12:30 पे। कहां, कितने में पहुंचे? 12:30 पे। यानी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने कितनी देर में कवर करी? 30 मिनट में कवर करी कि नहीं करी? तो एवरेज क्या निकल के आया आपका? 1 किलोमीटर प्रति मिनट का। क्या आप हर जगह पर इसी स्पीड से चले? क्या नहीं, आप कहीं पर ज्यादा चले होंगे, कहीं पर, लेकिन इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अब मैंने बोला कि शाहपुर जब तुम थे तो उस टाइम शाहपुर में यानी कि 12:10 पर तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो वो क्या हो गया? वो हो गया इंस्टेंटेनियस। समझ गए ना? एवरेज और इंस्टेंटेनियस का। एवरेज तो इनिशियल और फाइनल है, इंस्टेंटेनियस के पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मैंने बोला कि 12:25 पर तुम्हारी बाइक की स्पीड क्या थी, वो बताओ मुझे। 12:50, वो 12:20 पर क्या आपकी स्पीड थी, तो आपको वो टाइम पीरियड बताना था। वो क्या होता है आपका? वो होता है एवरेज। तो एवरेज, वो सॉरी इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा भाई? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। हाँ या ना? ऐसे ही तो लिया जाएगा। T2 फाइनल टाइम क्या था, समझ रहे बात आपको? ये इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ये आपका क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से वाली निकल गई भाई? एवरेज वाली निकल गई। समझ में आ रही बात? अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है सर, ध्यान सुनिएगा, कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यानी कि डेल्टा T की वैल्यू क्या हो गई? 0। टाइम पीरियड चेंज क्या है? 0।
समझ में आ रही बात? उसी पर्टिकुलर टाइम पे 10 सेकंड की बात कर रहा, किस सेकंड की? 10 सेकंड की, या 12:10 की बात कर रहा। तो न मैंने 12:09 की बात करी, न मैंने 12:10 की बात करी, न 12:11 की बात करी। मैं कह रहा हूं कि 12:10 पर क्या स्पीड थी, एग्जैक्ट टाइम पर क्या थी, यानी कि टाइम का चेंज वहां पर कितना है, 0। टाइम थोड़े चेंज हो रहा, टाइम तो फिक्स रहा ना 12:10 का। जबकि एवरेज में क्या है सर, 12 बजे में यहां पे था और 12:30 पर वहां पर था। तो बताओ क्या था सर, 30 - 0। समझ में आ रही बात? क्या था, 30 - 0। तो कितना टाइम लगा मुझे, आधा घंटा। अब मैंने कहा कि 12:10 यानी कि जो टाइम पीरियड का जो चेंज हो रहा है डेल्टा टी है, वो क्या कर दो, 0 कर दो। और ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी की लिमिट हम क्या कर दें, टेंड्स टू 0 कर दे, तो ये क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये d/dt ऑफ क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। और ये क्या होगा हमारा, ये होगा r इंस्टेंटेनियस। समझ में आ रही बात आपके? अरे क्लियर आ गया? तो डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या r इंस्टेंटेनियस है और क्या आपका r एवरेज है। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? अरे भाई बोलो, कोई टेंशन वाली बात है? तो ये है आपका, इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे बेटा रिएक्टेंट की रेट को लेकर के, ध्यान से देखिएगा। अब हम बात क्या करेंगे भाई, रिएक्टेंट की रेट को लेकर के, ध्यान से देखिएगा। सर मेरे पास में एक रिएक्शन है, ध्यान सुनिएगा, मेरे पास में क्या है, एक रिएक्शन है। रिएक्शन है ए से किस में कन्वर्ट हो रही, बी में कन्वर्ट हो रही। ध्यान से देखना, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर समझाता हूं मैं। T = 0 मतलब जब हमने रिएक्शन चालू नहीं करी, ध्यान से सुनिएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मान लो 10 मोल पर लीटर की, ये रिएक्टेंट है, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, अबे 0 गधेर। T = 0, रिएक्शन तो चालू हुई नहीं ना, ए कन्वर्ट होगा बी के अंदर। समझ में आ रही बात? ध्यान सुनिएगा। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला T = मान लो 10 सेकंड के बाद में बात कर रहा, किसके बाद में, 10 सेकंड के बाद। इस ए की कॉन्सेंट्रेशन तो कम होगी, घट करके कितनी रह गई, मान लो इसकी ए की कॉन्सेंट्रेशन घट करके रह गई 4। कितनी घट के रह गई, 4। तो बी कितना बना होगा, अबे अगर ये 4 घटा तो बी कितना बना होगा, बी बना होगा 6। ध्यान से देखो, क्योंकि इसके 1 से इसका 1 बन रहा, हाँ है ना, इसके 2 से इसका 2 बनेगा, इसके 3 से 3 बनेगा, इसके 6 खर्च, 4 बचे ना, तो खर्च कितने हो गए, 6। ऐसे भी आप नहीं समझे, रुक जाओ मैं बता देता हूं आपको, इसे ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो कुछ टाइम के बाद में ए के कितने मॉलिक्यूल थे, 10, हाँ है ना, 10 में से कुछ तो कम हुए होंगे, कितने कम हुए, 6 कम हुए, तो कितने बचे, 4 बचे। अब ठीक है कि नहीं है, आ रही बात समझ? अब मुझे किसकी वो लेनी है आपके भैया, ए के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ए की रेट ऑफ रिएक्शन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं भैया, ए का रेट ऑफ रिएक्शन ले रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी इसकी, 4। ध्यान सुनिएगा, फाइनल कितनी इसकी, 4, इनिशियल कितनी इसकी, 10, फाइनल टाइम पीरियड कितना, 10, इनिशियल टाइम कितना, 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4/10। अरे आएगी कि नहीं आएगी? अरे सर रेट तो माइनस में आ गई, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप मुझे फंड कर लो जा रहे, आपकी स्पीड माइनस में चली जाए? बताओ भाई, पॉसिबल तो नहीं है। इसीलिए जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे किसका, रिएक्टेंट का, तो अपनी तरफ से एक माइनस का साइन क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्यों कर देनी है बॉस? इसलिए कर देनी है क्योंकि जब आप रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगी। और रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। रेट हमेशा क्या होगी भाई, पॉजिटिव होगी। स्पीड हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव करने के लिए ये माइनस का साइन मैंने अपनी तरफ से इंसर्ट करा दिया। अब ये वैल्यू क्या होगी, अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है भाई? तो ये क्या होगा आपका, ये हो गया आपका रिएक्टेंट के बारे में, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देखिएगा, सर मैंने बोला मान लो मेरा क्या है भैया, मान लो मैंने अब ए से बी में मेरा रिएक्शन कन्वर्ट हो रही है और उसके लिए मुझे रेट निकालना है। तो देखिएगा मैं दोनों निकाल देता हूं। उसके लिए मुझे क्या निकालना है, आर ओ आर निकालना है। तो यहां पर माइनस का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, किसके निकाला, माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा, रिएक्टेंट है भाई, ये लगातार घट रहा है, जो कि मैंने अपनी तरफ से माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि डेल्टा सी बाय डेल्टा टी तो खुद निगेटिव आएगा, उसको पॉजिटिव करना है ना। तो ये इस तरह से वैल्यू निकल के आएगी। या फिर अगर मैं इंस्टेंटेनियस निकालूंगा तो क्या निकलेगी, माइनस का d/dt ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। समझ में आ रही बात, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आ गया भैया, ए आ गया। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। किसका आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली, ठीक है, ए के रेस्पेक्टिव। कोई दिक्कत वाली बात? और चूंकि यहां पर स्टोइकियोमेट्री यही है और यही आपका क्या कहलाया जाएगा बेटा, यही आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। यानी कि किस रेट से तुम्हारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, वो आपने क्या कर लिया, वो आपने यहां पर इस तरह से निकाल
निकाल लिया। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? कोई दिक्कत वाली बात है? अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर अब मैंने बोला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, वही सेम रिएक्शन। सर क्या कन्वर्ट हो रहा? ए से बी में कन्वर्ट हो रहा। T इज इक्वल टू 0 पर ए के 10 कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी 10 मोलर की है, 10 मोल पर लीटर की है, इसकी कितनी होगी 0। T इज इक्वल टू 10 सेकंड पर ये 4 रह गया, तो ये कितना रह गया 6। अब मुझे किसकी बात करनी? बी की। तो बी का फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया? फाइनल कितना है 6, इनिशियल 0, फाइनल 10 माइनस 0, तो ये तो वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है। अरे है कि नहीं है? जब ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो क्या हमें पॉजिटिव साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना? नहीं भैया। तो ये क्या है आपका? ये एक्चुअल में जो रेट ऑफ रिएक्शन बी की आ रही है ना, ये रेट ऑफ अपीयरेंस है। क्या है भैया? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी है, जिसको हम क्या लिखेंगे? जिसको हम लिखेंगे डेल सी बाई डेल टी से, या फिर इसको लिखा जाएगा प्लस का डी बाई डी टी ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी से। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस दोनों ही क्या होती है? अलग अलग होती है। यहां तक कहानी बताओ, समझ में आई कि नहीं है? अरे यहां तक बोलो भाई, आगे के नहीं आगे समझ में चलिएगा। अब हम बात करते हैं रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। ये ऑलरेडी लाइन में ऑलरेडी क्या कर चुको भैया, आपको बता चुको। अब ये मेरे पास है ना एक केमिकल रिएक्शन है भाई, वहां पर तो 1:1 का रेशियो था, वहां पर तो 1:1 का था। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन था वही क्या था? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस था ए के लिए, मतलब रिएक्टेंट के लिए। जो रेट ऑफ रिएक्शन था वही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस था किसके लिए भैया? बी के लिए। बी का अपीयरेंस, प्रोडक्ट का अपीयर होने की जो रेट थी वे किसके किसके जैसी थी आपके? वही अपीयर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करी थी। अब एक रिएक्शन आ गई ऐसी जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब ध्यान सुनिएगा, दो चीजें हैं। मैं इसके लिए आपको 4 टर्मिनोलॉजी लिख करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं यहां पर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्या है भैया? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। समझ में आ रही बात? दूसरा मैं यहां पर लिखूंगा भैया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ बी। भाई ए गायब होगा, रिएक्शन से क्या पता लग रहा? ए रिएक्टेंट है, तो ये टाइम के साथ क्या होगा? कम होगा। बी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। तीसरी में निकालता हूं बेटा यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल के बारे में यहां पर क्या करूंगा? बात करूंगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ए को डिसअपीयर होना है तो कैसे लिखा जाएगा? तो माइनस का साइन तो पहले लगाना, गायब हो रहा ना, तो माइनस का साइन क्या लिखूंगा? डेल सी बाई डेल टी। कोई दिक्कत वाली बात है? सर हम तो अगर इंस्टेंटेनियस निकाले तो माइनस का डी बाई डी टी ऑफ क्या निकाल लिया मैंने? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? कोई दिक्कत वाली बात है? क्या मैंने स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कहीं यूज करा? यहां पर नहीं यूज करा। अब आ जाओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अपीयर हो रहा ना, तो प्लस का क्या हो गया? प्लस का डेल सी बाई डेल टी हो गया। हाँ ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? या फिर क्या हो गया? प्लस का डी बाई डी टी ऑफ, ये क्या हो गया हमारा? बी की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आ रहा। कोई दिक्कत वाली बात है? ये तो है केवल ए के रेस्पेक्टिव, ये किसके रेस्पेक्टिव भी? अब मैं ओवरऑल की बात कर रहा। तो याद है, ध्यान से सुनो, मैंने पहले भी आपको चीज बताई थी कि अगर कोई चीज यहां है, ध्यान सुनो, कोई चीज एक ऊपर है और एक कहां है? नीचे है। तो अगर ये नीचे आएगा तो ये क्या आएगा? ऊपर आएगा। और बराबर जितनी तेजी से ये ऊपर जाएगा उतनी तेजी से क्या आएगा? नीचे आएगा। तो सेम कहानी का यहां पर है। अगर आप पूरी केमिकल रिएक्शन के दौरान रेट देखें तो रेट हमेशा क्या रहेगी? बेसिकली सेम रहने वाली है। क्या रहने वाली है भैया? सेम रहने वाली है। काइनेटिक्स ये बोलती है कि भैया जो आपका जितनी तेजी से रिएक्टेंट गायब हो रहा है उतनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होगा? बनेगा। स्पीड गायब होने की और बनने की दोनों क्या रहने वाली है भाई? सेम रहने वाली है। समझ में आ रही है? आपके बात नहीं आ रही? लेकिन अगर आप पीछे के एग्जांपल को गौर से देखें तो बेटा पीछे का एग्जांपल जो है आपका, आप यहां पर नोट कर पा रहे होंगे, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन आपकी सेम नहीं आएगी। कैसे? देखो ये क्या है? अब इधर ध्यान दो भाई, ये क्या है? ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का। तो प्लस का क्या हो गया? 4/10। हाँ है ना? और अगले वाले में क्या हो गया आपका? 6/10। अरे आ गया कि नहीं आ गया? तो दोनों की कहां सेम है? समझ में आ रही बात? तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन अब पूरी लिखी जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन पूरी क्या है? कि माइनस का 1/a इंटू डी बाई डी टी ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। मतलब समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को मैंने डिवाइड किया रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो मेरी क्या निकल जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगी। किसके रेस्पेक्टिव? रिएक्टेंट के रेस्पेक्टिव। लेकिन मुझे क्या करना? प्रोडक्ट भी तो है ना। तो ये क्या हो गया? माइनस का प्लस का 1/b और ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये क्या हो गई मेरी? ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हो गई बेटा, जो कि आपको यहां पर क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। समझ में आ रही बात? देखो यानी कि जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन यूज करनी है तो जो आप डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस ले रहे हो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। आपका काम बड़ी आराम से बन जाएगा। समझ में आ रही बात?
अरे भाई बोलो, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अब इसको लेकर के यहां पर हमने बहुत सारे एग्जांपल ले रखे, तो हम उनको यहां पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखिएगा। सर मेरे पास में रिएक्शन है, क्या है, H2 प्लस I2 गिव्स अस, ये क्या हो गया मेरा 2HI, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो दो रिएक्टेंट है, तो एक बार तो रेट ऑफ रिएक्शन H2 के हिसाब से निकालूंगा, एक बार I2 के हिसाब से, और एक बार क्या है 2HI। रेट ऑफ रिएक्शन देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, याद रखना, ठीक है। अब ये इन सभी की रेट क्या होगी, बराबर होगी, ध्यान रखना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कितना हुआ 2 हुआ, तो मैं कैसे करूंगा, माइनस का 1/1, समझ रहा है बात। H2 के लिए ले रहा, इनटू में क्या हो गया d/dt ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। आ रही बात समझ में? सर मैं H2 के हिसाब से नहीं लेना चाह रहा, किसके हिसाब से, मैं I2 के हिसाब से लेना चाह रहा, तो मैंने क्या किया, माइनस का 1/1 d/dt ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आ गया हमारा I2 आ गया। सर मैं इसके हिसाब से नहीं लेना चाह रहा, मैं तो प्रोडक्ट के हिसाब से लेना चाह रहा, तो ले ले भाई। अब क्या लूं, प्लस लूं माइनस लूं, वो तो खत्म हो गया ना। अब प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आ गया तो क्या लेना, प्लस आना, प्लस का 1/2 d/dt ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये क्या आ गया बेटा मेरा HI आ गया। तो बेटा ये क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गई इस केमिकल रिएक्शन के लिए। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी, घबराओ मत, पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीख लो, क्या आखिरकार ये निकाली कैसे जाएगी। अगली केमिकल रिएक्शन देखिएगा, N2 + 3H2 गिव्स अस क्या है 2NH3, इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखिएगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, माइनस का d/dt ऑफ N2। सर इसके आगे कुछ नहीं लगाओगे का 1/, करके। अब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जब एक ही है तो क्यों लगाऊं, समझ में आ रही बात। सर अगर मैं हाइड्रोजन के हिसाब से निकालूं तो माइनस का 1/3 d/dt ऑफ, ये क्या हो गया तुम्हारा H2 आ गया, या फिर प्लस का 1/2 d/dt ऑफ NH3 आ गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब देखो ये तो इकलौता क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, समझो भाई बात को, समझ में आ रही बात। और ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या है, ये पूरा का पूरा है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू अमोनिया, यानी कि प्रोडक्ट के हिसाब से, समझ में आ रही बात। यही सेम कहानी यहां पर है, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, आ रही बात समझ में, ऑफ रिएक्टेंट, कौन सा, हाइड्रोजन का। और ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ये रेट ऑफ अपीयरेंस भी है, डिसअपीयरेंस भी है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी है, दोनों क्या हो गए, बराबर होंगे। तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन की यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने वाले हैं। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने है भैया 5B। अब सवाल ही सवाल है, कॉन्सेप्ट खत्म, कॉन्सेप्ट क्या हो गया, खत्म। अब सवाल ही सवाल करने वाले हैं। अगला सवाल देखिएगा, 5 Br माइनस प्लस Br O3 माइनस प्लस 6H पॉजिटिव गिव्स अस 3 Br2 और 3H2O। भाई ये तीनों के तीनों आपके क्या है, ये तो रिएक्टेंट है, हाँ है ना, है भाई। ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो बस इतना ध्यान रखना, जब रिएक्टेंट को करोगे तो माइनस का ध्यान रखना। तो निकाल लो रेट ऑफ रिएक्शन, देखिएगा कैसे निकालेंगे, क्या लगाओ, माइनस का 1/, कितना लिखना 5 लिखना, वेरी गुड। d/dt ऑफ क्या लिखना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिखना, Br माइनस, कोई दिक्कत वाली बात, इज इक्वल टू क्या लगाओ, माइनस का 1/, क्या लिखूं 1, क्यों 1 है ना, ठीक है, ना लिखो क्या दिक्कत है। तो d/dt ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या हो गया, Br O3 माइनस, कोई दिक्कत वाली बात है, क्या लगाऊं, इज इक्वल टू माइनस का प्लस का, अबे ये है, अभी तो गधों, अभी तो एक बच रहा ना, प्लस का 1/, क्या हो गया, माइनस का, सॉरी माइनस का 1/6 d/dt ऑफ, ये क्या हो गया तुम्हारा H पॉजिटिव हो गया। क्या रिएक्टेंट तीनों के तीनों लिखे गए, तीनों के तीनों में माइनस लगा दिया। अब प्लस उसमें आ जाओ प्रोडक्ट वाले में, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितने लिखूंगा बताओ, प्लस का 1/3, वेरी गुड, d/dt ऑफ ये क्या हो गया हमारा Br2। अरे हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा वाटर के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। वाटर के बारे में क्या होता है, वाटर को क्योंकि एक्वस अगर मीडियम है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे ज्यादा फर्क देखने नहीं मिलता, इसीलिए वाटर के बारे में हम यहाँ पर नहीं निकालते, कोई दिक्कत वाली बात है। अब देखो ये क्या है, सर ये तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन है, हाँ है ना, और ये पूरा का पूरा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमीन है। पढ़ने की कोशिश करो, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन है,
हाँ या ना। और ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आयन है। ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आपके BrO3 माइनस है। और ये क्या है, पूरा का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू BrO3 माइनस है। ये क्या आ गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br माइनस आ गया। और ये पूरा का पूरा क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू Br माइनस आ गया। समझ में आ रही बात बेटा, ये आपको क्या होने चाहिए, पढ़ने आने चाहिए। नो नीड टू एक्सप्रेस वाटर एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, काफी कम होगा। इसीलिए पानी को एक्सप्रेस करने की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है। अरे बोल लो भाई, नहीं यार समझ बात। अगला है, कर लोगे? अच्छा बताओ, अब खुद बोलो मुझे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो इसका। कैसे लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो। -1/2 d/dt ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, हाँ या ना, यही बनेगा। इज इक्वल टू, और प्लस का 1/4 d/dt ऑफ NO2, और बताओ प्लस का 1/1 d/dt ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। समझ में आ गई? अब कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो लिख लोगे, लिख लोगे। अब थोड़ा सा क्या कर लो, न्यूमेरिकल कर लो। अब तो निकलना आ गया ना, अब न्यूमेरिकल कर लो। एक इक्वेशन है सर मेरे पास में, इक्वेशन क्या है मेरे पास में, कि a + 2b इज इक्वल टू 0.25c + 2d + e। आ रही बात समझ में? घबराना नहीं है, घबराना नहीं है रिएक्शन देख के। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी के रेट की जो फॉर्मेशन दे रखी वो क्या दे रखी, वो दे रखी 1 मोल पर लीटर। क्या दे रखी भाई, 1 मोल पर लीटर पर सेकंड दे रखी। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब ध्यान सुनिएगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, तो अभी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, शुरुआत है ना, तो प्रैक्टिस के लिए जो भी इक्वेशन आपके लिखी हुई है, इस पूरी इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। समझ में आ रही बात? क्या लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन। शुरुआत में अभी प्रैक्टिस है, कमी है, पहली बार पढ़ रहे, तो ऐसा होगा। ठीक है, चलिए कैसे क्या देखो। तो मैं सर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, माइनस का d/dt ऑफ ए की कॉन्सेंट्रेशन 1/1 नहीं लिखूं, कोई कुछ फर्क है क्या? नहीं है। इधर क्या आ गया, इज इक्वल टू माइनस का 1/2 d/dt ऑफ किसकी कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन। इधर आ गया प्लस का 1/0.25 d/dt ऑफ किसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई भैया, आपके सी की कॉन्सेंट्रेशन। और उसके अलावा क्या हो गया आपका, प्लस का इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का 1/2 d/dt ऑफ किसकी कॉन्सेंट्रेशन, डी की कॉन्सेंट्रेशन, इज इक्वल टू क्या आ गया, d/dt ऑफ ई की कॉन्सेंट्रेशन। ये लिख लिया आपने, लिख लिया पहला तो काम। अब दूसरे देखो आपने इसने क्या क्या दे रखा सर, एक तो सी का डाटा गिवन है आपको, और एक इसका डाटा गिवन है, बी का डाटा गिवन है। तो इस पूरी रेट ऑफ रिएक्शन में से एक तो आप किसे उठा लोगे, बी को उठा लोगे, और एक किसे उठा लोगे, सी को, क्योंकि सारी वैल्यू बराबर है ना। तो आपने क्या किया सर, मैंने इस इक्वेशन से उठाया माइनस का 1/2 d/dt ऑफ, ये क्या हो गया भैया हमारा, बी हो गया, इज इक्वल टू प्लस का 1/0.25, ठीक है, इनटू में क्या हो गया, d ऑफ dc/dt। हाँ या ना, समझ में आ रही बात? क्या पूछा उसने, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ये क्या है सर, ये तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी है, और ये पूरा का पूरा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ये जो आपने 1/2 इधर ले रखा ना, उसे कहां ले जाओ, उसे ले जाओ उस तरफ। ठीक है, क्लियर है? तो ये पॉइंट हटाकर ऊपर क्या लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा, नहीं लगा दूंगा, ध्यान से। ठीक है, ये 25 से कटेगा कितनी बार, 4 बार कटेगा, नहीं कटेगा। ये 2 उधर ले जाओ, क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये क्या हो गया, 8 इंटू d/dt ऑफ सी। समझ में आ रही बात? तो ये इस तरह से, और ये माइनस का साइन इधर क्या कर दो, जस्टिफाई कर दो। ये माइनस का साइन इधर रहने दो एज इट इज। ठीक है, कहां गए ये माइनस का साइन, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस का d ऑफ b/dt। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी निकल करके आया, जो कि सी के कितना होगा भाई, 8 टाइम्स हमारा निकल करके आएगा। अरे भाई बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कितना दे रखा, 1 मोल पर लीटर पर सेकंड दे रखा। तो इसकी वैल्यू यहां पर मैं क्या रख दूं, अगर मैं 1 रख दूं तो आंसर क्या आ गया, 8 मोल पर लीटर, और ये क्या हो गया हमारा, पर सेकंड। याद रखना, समझ में आ रही बात आपके? अब कोई दिक्कत वाली बात है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू आपको गिवन है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आपको क्या करने हैं, ये न्यूमेरिकल यहां पर सॉल्व करके चल रहे हैं। अगला न्यूमेरिकल देखिएगा, इक्वेशन है बॉस मेरे पास में कि N2 + 3H2, ये क्या देगा आपको, ये देता है बेटा आपको 2NH3। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई,
है भाई, कोई टेंशन वाली बात है। N2 प्लस 3H2 गिव्स अस क्या है 2NH3। अब हमें नहीं पता क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए दे रखा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछना, तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लो, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो। क्या निकाल लो भैया, रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे निकलेगा, माइनस का d/dt ऑफ N2, समझ में आ रही बात, इज इक्वल टू माइनस का 1/3 ऑफ d/dt ऑफ ये क्या हो गया बेटा H2 इज इक्वल टू प्लस का 1/2 d/dt ऑफ ये क्या हो गया हमारा NH3। अरे भाई बोलो, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, इतना तो लिख लोगे। अब क्या गिवन है आपको, अब एक तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया गिवन है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, यानी कि हाइड्रोजन और अमोनिया को यहां से क्या कर लो, बाहर निकाल लो। समझ में आ रही बात। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया कि सर माइनस का 1/3 d/dt ऑफ ये क्या है मेरा H2 इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस का 1/2 d/dt ऑफ NH3, ये क्या है आपका, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है भाई 40 × 10 की पावर 3, तो ये मैंने कहां लगा दिया, ये मैंने यहां पर लगा दिया 40 × 10 की पावर -3। कोई दिक्कत वाली बात है भैया, अब कोई दिक्कत है, ये 2 से क्या काट दोगे आप, 2 बार काट दोगे, कितना हो जाएगा 20 × 10 की पावर -3 यहां से निकल के आएगा। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा। डिसअपीयरेंस में कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं रखना है, उसे यहां से अलग रखना। तो माइनस का d/dt ऑफ ये क्या हो गया H2 आ गया, ये 3 इधर डिवाइड में उधर ले जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू 60 × 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, ठीक है, पर सेकंड, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो भाई, क्लियर है, इजी है, कर लोगे। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहना तो जब भी जाकर के बात बनेगी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। देखो सबसे ज्यादा टाइम आप जो है इसी लेक्चर पे लगा लो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को निकालना, बनाना, बिगाड़ना, सबसे ज्यादा टाइम आप इसी पे लगा लो। चाहे इसे आपको 2 बार देखना पड़े, चाहे आपको 3 बार देखना पड़े, लेकिन सबसे ज्यादा इसी पर आप क्या कर लो, टाइम लगा लो। अगला सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, कंफ्यूजिंग करने वाला थोड़ा सा सवाल है, तो ये आपको क्या रखना है भैया, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, क्या दिया गया भैया, N2O5 का डिकम्पोजिशन दिया गया, किस मीडियम में दिया गया, CCl4 के सॉल्यूशन के दिया गया, कोई टेम्परेचर है 318 केल्विन का, कोई दिक्कत वाली बात है। कहा गया कि इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है भैया 2.33, और 184 मिनट के बाद में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाती है आपके 2.08, 208 नहीं है 2.08, कितनी रहेगी भैया 2.08। आपको कैलकुलेट करनी, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, ठीक है। अब यहां पर पहली गलती मैं आपको बताता हूं, बच्चा क्या करेगा। देखिए बच्चे ने क्वेश्चन ध्यान से देखा, बच्चे ने कहा कि N2O5 का डिकम्पोजिशन है, यानी कि N2O5 क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। मैं बता रहा हूं बच्चा क्या गड़बड़ करेगा, वो T=0 पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिखेगा 2.33, T=184 मिनट पर कितनी लिखेगा 2.08। आ रही बात समझ में। और R एवरेज अगर निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, और रिएक्टेंट है तो निगेटिव होगा, तो 2.08 माइनस क्या लगाएगा वो 2.33 डिवाइडेड बाय 184 माइनस 0 लगाएगा। समझ में आ रही बात। ऐसे तो करते तुम, अगर करते तो कर रहे नहीं करते, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी निकल के कितनी आती है, ये वैल्यू आएगी 0.25 अपॉन 184। ये वैल्यू निकल के आएगी कि नहीं आएगी बेटा, ये आंसर आपका क्या है, ये आंसर आपका गलत है। हरी बात समझ में। रेट पूछी गई रिएक्शन की, तो इसमें आपको एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि जो आपका 2N2O5 है, N2O5 का डिकम्पोजिशन होता है 4NO2 प्लस O2 के हिसाब से। समझ में आ रही बात, आ रही बात समझ में। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 है, तो इसीलिए इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड करूंगा भैया 1/2 से डिवाइड करूंगा, अब जाकर के ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, क्योंकि रेट पूछा ना कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस नहीं कहा उसने, क्या पूछा रेट के बारे में। तो रेट में क्या निकाला जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके लिए तुम्हें बैलेंस केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए, ये तब है रिएक्शन अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बहुत हार्ड बनाना हो। अब रिएक्शन नहीं दी इसमें, अब जनरल आदमी तो ऐसे ही करेगा, जिसे नहीं मालूम है वो क्या करेगा, वो यही गलती दोहराएगा, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो नियर अबाउट इसकी वैल्यू आती है 6.7, कितना आता है भैया इसका आंसर 6.7 इंटू 10 की पावर 4 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। 6.7 इंटू 10 की पावर 4 मोल पर लीटर, और ये क्या हो गया तुम्हारा पर मिनट हो गया। अब ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। कितनी देर की हो गई, कोई दिक्कत वाली बात भाई यहां तक है भाई, कोई टेंशन वाली बात। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं भैया। देखो अभी मेरे पास में, मैं अगले सवाल उठा लेता हूं, ठीक।
हाँ हाँ, मतलब इसी में ही ऐड कर दूंगा ना मैं। चलिए अगला सवाल है बेटा मेरे पास में, देखो यही सेम केमिकल रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा, यही सेम केमिकल रिएक्शन है कि सर 2N2O5 ये टूट रही है किसके अंदर, 4NO2 प्लस O2 के अंदर, इसका क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बोला, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है भैया, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, और क्या हो गया तुम्हारा, पर सेकंड हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ये आपको कैलकुलेट करना। समझ में आ रही बात, कैसे कैलकुलेट करोगे, वही सेम पैटर्न है भैया। इसके लिए क्या निकाल लो, रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज इक्वल टू माइनस का 1/2 डॉट d/dt ऑफ किसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई भैया हमारी N2O5 की, इज इक्वल टू NO2 ले रहे तो प्लस का 1/4 d/dt ऑफ, ये क्या हो गया हमारा NO2 हो गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, क्या निकालना आपको, O2 का लिख लो, नहीं लिखने की क्या जरूरत है, अब N2O5 और NO2 में रिलेशन निकालना ना आपको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, यहाँ पर है भाई, अब कोई दिक्कत वाली बात है भाई। ठीक है, चलिएगा, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है तुम्हें, 1.6, तो ये वैल्यू उठा के कहाँ रख दो, यहाँ पर रख दो, तो ये 1/4 इंटू में क्या आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, ये माइनस का 1/2 है, 1/2 ले जाओ उधर क्या लगा दो, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का d/dt ऑफ, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया N2O5, और ये 2 दूनी 4 और 2 8 16, 0.8, तो ये आ गया 8 इंटू 10⁻⁻⁵, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ रही है बात है भैया आपके, तो यही सेम क्वेश्चन है, वही करते हुए आए, वही हमने यहाँ पर क्या कर लिया, वही हमने यहाँ पर पहचान लिया। ठीक है भाई, चलेगा, अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है अब इसमें जो मैं आपको अलग से करा दूं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है बेसिकली इसी के ऊपर के पैटर्न के हैं, तो वो मैं क्वेश्चन आपको क्या कर दूंगा, वो क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा। अरे बात समझ में, वो क्वेश्चन आपको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस में करने हैं। ये जो आपके सामने स्लाइड है ना, इसी स्लाइड के अंदर लास्ट में आपको क्या मिलेंगे, वो क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे, तो आपको वो क्वेश्चन क्या कर लेने हैं, प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो ये लेक्चर बेटा एक बार दो बार जरूर देखना, क्योंकि बहुत काम का लेक्चर है, बेसिक है, समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना आपको आना चाहिए। समझ में आ रही बात, और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।